हाँ तो यारो, क्या हाल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्टडी विद सिड में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि आपको चैप्टर के बारे में बता देगा कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में और आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इंडस वैली स्लैश हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो कि स्टार्ट हुई थी 3300 BCE से 1300 BCE तक इन नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन्स ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन मानी जाती है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ साउथ एशिया में स्टार्ट हुई थी। जो कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एक तो अपना देश इंडिया, दूसरा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इन तीन देशों को पहले ये इनमें कोई बॉर्डर्स नहीं होते थे, ये सारे मिला के एक होता था। तो इसको हमारे देश के अकॉर्डिंग माना जाता है, हमारे आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना हुई थी और यहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी और प्रॉस्परस एक सिविलाइजेशन थी। तो सेकंड पॉइंट आता है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नेम्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया जब उसके अंदर हमें हड़प्पा नाम की एक शहर भी मिला। ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये मैंने लिखे हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इन 1921। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके अंदर जो पहली साइट मिली थी हमको, वो थी हड़प्पा नाम की, जिसको 1921 में एक्सकेवेट किया गया था आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। तो ये पॉइंट मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही, एग्जाम में 1 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द बेसिन्स ऑफ इंडस रिवर। तो अगर बात करते हैं हम किसी सिविलाइजेशन की, तो हमें बात ऑल्सो करनी चाहिए कि ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई। तो अगर हमें आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये सिविलाइजेशन एंड हुई थी इंडस रिवर के ओवरफ्लो होने की वजह से। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द बेसिन्स ऑफ इंडस रिवर, ये पॉइंट भी याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हो सके तो आप लोग ये नोट्स ही पढ़ लेना, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हड़प्पन पीरियड विटनेस द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि जो हड़प्पन पीरियड था उसने फर्स्ट अर्बनाइजेशन देखी थी इंडिया में। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अर्बनाइजेशन मतलब होता क्या है? अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीपन। शहरीपन यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ का माहौल एक यूपी के छोटे से गांव से कैसे अलग है, क्योंकि यूपी का छोटा सा गांव रूरल एरिया हो जाता है और दिल्ली एक अर्बन शहर हो जाता है। तो हड़प्पन पीरियड विटनेस द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हड़प्पा के लिए ये कहा जाता है कि हड़प्पा का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर सबसे पहले शहरीपन देखा गया। सोर्सेज, अब ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें हड़प्पा के बारे में पता चलता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रिमेन्स ऑफ हाउसेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंसेस ढूंढ निकाले हैं, जिनमें से कुछ हैं रिमेन्स ऑफ हाउसेज यानी कि टूटे फूटे घर, पॉट्स यानी कि जिन पॉट्स का वहाँ के लोग तब इस्तेमाल करते थे वो, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बारी आती है द हड़प्पन सील। द हड़प्पन सील इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सील होती है उसको काफ़ी डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट माना जाता है एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही है, रेदर देन पॉट्स, रेदर देन हाउसेज। ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा ही आर्टिफैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टीएटाइट and often contain animal motifs and signs from script। अब इसकी जो बिल्डिंग मानी जाती है, मतलब जो इसको बिल्ड किया गया है वो किया गया था एक स्टीएटाइट नाम के स्टोन से। और ये जो सील्स होती थी इनके अंदर ज़्यादातर कुछ जानवरों के मोटिव्स देखे जाते थे। जैसे कहीं पर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको एक फ़ोटो मिलेगी जिसके अंदर एक सील की फ़ोटो होगी और उसके अंदर देखा होगा आपने कि एक घोड़े की फ़ोटो है या एक बैल की फ़ोटो है। तो यही होती हैं सील, जो कि उस वक्त या तो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करी जाती थी या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। और उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता था जिनको हम स्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। हड़प्पन पीरियड, अब हड़प्पन पीरियड था कौन सा? बिफोर 2600 BCE, इसको हम अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। 2600 BCE टू 1900 BCE इसको हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। आफ्टर 1900 BCE इसको हम लेट हड़प्पा कल्चर बोलते हैं। तो ये टाइम ग्राफ बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लेना। वैसे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये टाइम ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इससे आपके जो आगे क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के वो सारे क्लियर हो जाएंगे।
एक्सटेंट स्लैश बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब यह हड़प्पन कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ इन टर्म्स ऑफ एरिया, अभी इसको पढ़ते हैं। पहला, नॉर्थ में मंडा नाम की जगह थी जिसको आज हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं। सेकंड, साउथ दाइमाबाद महाराष्ट्र यानी इंडिया। ईस्ट में आलिमगढ़पुर जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में है। वेस्ट में सुतका गेंदौर जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है। Important mature Harappan sites and their location. First, Harappa, Punjab province, Pakistan और an old bank of river Ravi. अब जो हड़प्पा है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये स्टेट सिचुएटेड है पंजाब में, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में यू कैन से। और ये एक रिवर है रवि, जिसके एक पुराने से तट पे हमें हड़प्पा की सिविलाइजेशन मिलती है। मोहनजोदारो, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। अब मोहनजोदारो की अगर बात करी जाए तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है जो कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस है। कालीबंगन राजस्थान इंडिया। धोलावीरा गुजरात इंडिया। लोथल गुजरात इंडिया। सख्ता गेंदौर बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान। बनावली हरियाणा इंडिया। चन्हादोरो सिंध पाकिस्तान। नागेश्वर गुजरात इंडिया। रंगापुरम गुजरात इंडिया। मांडा जम्मू कश्मीर इंडिया। राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया। अमरी सिंध पाकिस्तान। बालाकोट खाइबर पाकिस्तान। मीथल हरियाणा इंडिया। गनवेरीवाला पंजाब पाकिस्तान। चोलिस्तान पंजाब पाकिस्तान। शोरतुगाई अफ़गानिस्तान। आई नो ये काफ़ी लंबे नाम हैं, 19 नेम्स हैं, लेकिन इन चीज़ों के आपको नाम याद होने कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर मैं ये लिखना मेरी फ़र्ज़ था, लिखना मेरी ज़िम्मेदारी था, तो मैंने आप सबको बताना बहुत ज़रूरी समझा। एंड ये चीज़ें आपको बुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में 4-5 पेजेस के अंदर मिलेगी, एंड मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट करके आप लोगों के लिए लिखा है, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आपको यही ऐसे नोट्स बहुत छोटे करके मैंने प्रोवाइड करे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको याद करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देख ज़रूर लेना यार, क्या पता एग्ज़ाम में क्या आ जाए। वैसे आते नहीं हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन स्टिल आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। द टर्म कल्चर। Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and a period of time. In the case of Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone blades, and even baked bricks. तो पहले पॉइंट पे आते हैं, फिर दूसरा वाला बाद में डिस्कस करते हैं। Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and a period of time. यानी कि आर्कोलॉजिस्ट जो टर्म यूज़ करते हैं कल्चर, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो कि अलग अलग स्टाइल की हों, लेकिन हमें एक ही जगह पे सेम टाइम में मिल जाएं, और वो भी सेम जोग्राफिकल कंडीशंस में। तो उसको आर्कोलॉजिस्ट एक कल्चर टर्म से रेफ़र करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार पॉज करके इस स्टेटमेंट को दोबारा धीरे से ज़रूर पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। In the case of Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weight, stone blades and even baked bricks. अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो हमारे इस केस में जो कल्चर माना जाता है वो क्या था? सील्स, उनकी सील्स, उनकी बीड्स, उनके वेट्स, उनके स्टोन ब्लेड्स और उनकी इवन बेक्ड ब्रिक्स। थर्ड, these objects were found from areas as far apart as Afghanistan, Jammu, Baluchistan, Pakistan and Gujarat. अब ये जो चीज़ें थी, these objects were found from areas as far apart as Afghanistan, Jammu, Baluchistan and Gujarat. अब ये जितनी भी चीज़ें थी जिनको हम कल्चर बोलते हैं हड़प्पा का, ये हमें कहाँ मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं अफ़गानिस्तान में, जम्मू में, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, एंड गुजरात में। मतलब ऐसे हमारे जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं उन सब के अंदर ये सारे मिल जाता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न में या फिर साउदर्न वेस्टर्न में मिल जाता है। अगर आप हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एक पुरानी सभ्यता है और सबसे ज़्यादा एक प्रॉस्परस सभ्यता मानी जाती है। अर्ली हड़प्पन कल्चर फीचर्स। अब हमने 3 पीरियड्स की बात करी थी, अर्ली, मैच्योर एंड ओल्ड हड़प्पन कल्चर। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर के क्या फ़ीचर्स हैं? अर्ली हड़प्पन कल्चर के क्या फ़ीचर्स हैं? फर्स्ट, ओरिजिनेटेड इन द पीरियड बिफोर 2600 BCE। अब ये अर्ली हड़प्पन कल्चर जो ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था 2600 BCE में। अब ये डेट मार्क कर लीजिएगा। डिस्टिंक्टिव पोट्री, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोट्री के स्टाइल्स पाए जाते थे, क्योंकि लोग बैठ के अब अगर किसी, देखो यार इस चीज़ को ना लर्न करने के बहुत एक छोटा सा आसान सा तरीका बताता हूँ। एक शहर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी तुम्हारे मन में शहर हो, इंदौर, जो भी हो तुम्हारे मन में शहर, उसको ले लेते हैं। तो अगर
हम देखें तो एक शहर की स्टार्टिंग कैसे होती है? क्या उसमें अचानक से बिल्डिंग्स बनने लगती हैं? क्या लोग अचानक से बिल्डिंग्स बनाने लगते हैं? नहीं। अगर हमें किसी भी जगह को प्रॉस्परस बनाना है तो उसकी स्टार्ट एकदम रूट से करी जाती है। पहले लोग बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड पोट्री टाइप्स, एंड उसके बाद में थोड़ा कैपिटल इकट्ठा होता है, तब जाके वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की जगह पर डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था हड़प्पा के साथ भी, जो कि ओरिजिनेट हुई थी 2600 बीसी में, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन तब वहाँ पर लोगों ने पोट्री करना स्टार्ट किया, सेकंड थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, फोर्थ पॉइंट पेस्टोरलिज्म करते थे, सम क्राफ्ट्स भी करते थे, स्मॉल सेटलमेंट्स थी, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, नो लार्ज बिल्डिंग्स, एंड सिटीज़ तो थी नहीं, काफ़ी एक रूरल सा शहर था, लेकिन हाँ अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। मैच्योर हड़प्पन कल्चर के फीचर, ये तो हमने जो पहले अभी जो पढ़ा था वो था अर्ली हड़प्पन कल्चर। अब हम पढ़ते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर के क्या फीचर्स थे। डेवलप्ड इन द पीरियड बिटवीन 2600 बीसी टू 1900 बीसी। अब ये जो था अब हमारी जो हड़प्पन जो अर्ली हड़प्पन जो कल्चर था वो अब डेवलप होकर मैच्योर हड़प्पन कल्चर बन गया था 2600 बीसी से 1900 बीसीई के बीच में। अब इसके क्या क्या फीचर हैं? अर्बन कल्चर स्लैश सिटी लाइफ, यानी कि यहाँ पर अर्बन कल्चर था, यानी कि अब लोग थोड़े से रिफॉर्म होने लगे, अब लोगों को लाइक थोड़ी सी लग्जरी प्रोवाइड होने लगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, और सिटी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने लगा, लोग ट्रेड करने लगे। तो इसी तरीके से मैच्योर हड़प्पन कल्चर की स्टार्टिंग हुई। लार्ज सिटीज़ लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ऐसी सिटीज़ बनाई गई हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की तरह। सिविलाइज लाइफ हो गई, काफ़ी लोग काफ़ी सिविलाइज तरीके से जीने लगे। बिलोंग्स टू द ब्रोंज पीरियड, इसको हम ब्रोंज पीरियड भी बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर मेटल्स कौन कौन से थे जो कि ट्रेड में आते थे? वो थे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर। ओके। इसके अंदर लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देने लगे, यानी कि कागजी कार्रवाई के ऊपर, कि हाँ किसी को अगर लैंड लेना है तो फिर वो ऐसे ही नहीं कहीं पर जाके धरना दे देगा, नहीं, लोग यहाँ पर एक अच्छी तरीके से कार्रवाई करने लगे कागज़ों के द्वारा, तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। टाउन प्लानिंग होने लगे कि हाँ कहाँ कैसे क्या बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्या ये कहीं मार्केट में रोक टोक करेगी, नहीं, ऐसा सब होने लगा। द सिटाडेल, सिटाडेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द वेयर हाउस, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेट बाथ, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट मार्क कर लीजिए। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अगर बारिश होती थी तो फिर वहाँ पर बारिश का पानी रुकता नहीं था, और साथ साथ में मतलब बह जाता था, और लाइक कोई भी फ्लड वगैरह जैसी कोई दिक्कत नहीं आती थी इतनी जल्दी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लोग आर्ट एंड क्राफ्ट पे ध्यान देने लगे, काफ़ी सील्स बनाए गए, स्क्रिप्ट्स लिखी गई, ट्रेड होता था। तो ये सारी चीज़ें मैच्योर हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस हैं, जो कि हमें दिखाता है कि हाँ मैच्योर हड़प्पन कल्चर एक अर्बन शहर था, मतलब मैच्योर हड़प्पन कल्चर एक अर्बन टाइम पीरियड था। सो पहले हम 2 पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। आर्कोबोटेनिस्ट क्या होते हैं? आर्कोबोटेनिस्ट होते हैं स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट एंशियंट टाइम के पौधों को स्टडी करते हैं उनको हम आर्कोबोटेनिस्ट कहते हैं। आर्कियोजूलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट इन एंशियंट एनिमल रिमेन्स, इनको हम आर्कियोजूलॉजिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनके एनिमल रिमेन्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो अब बारी आती है मैच्योर हड़प्पन कल्चर, साइट्स एंड इम्पॉर्टेंस, यानी कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर में क्या क्या साइट्स थी और इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। फर्स्ट हड़प्पा, इसके अंदर क्या था? सिटाडेल एंड ग्रेनरी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। मैं तुमको नोट्स तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो जाके प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना। सेकेंड मोहनजोदारो, यानी कि वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, प्रीस्ट किंग, डांसिंग गर्ल। मोहनजोदारो में ये सारी चीज़ें होती थी, वेयर हाउस था, ग्रेट बाथ था, प्रीस्ट किंग था, डांसिंग गर्ल्स थी। चोलिस्तान बनावली, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ एंड प्लॉ, टेराकोटा मॉडल्स पाए जाते थे एंड प्लॉ पाया जाता था। कालीबंगन प्लॉड फील्ड एंड फायर अल्टर्स, कालीबंगन में हमें प्लॉट फील्ड्स मिली और फायर अल्टर्स यानी मशाले भी मिली। शौतोगाई, ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, हमें कैनल्स के ट्रेसेस मिले जो कि हमें दिखाता था कि हाँ एक ड्रेन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। धोलावीरा में क्या मिला? धोलावीरा में वाटर रिजर्वर्स मिले, जो कि मतलब वाटर रिजर्वर्स हैं यानी कि वाटर के कंटेनर्स एक तरीके से, जहाँ पर वाटर कैद करके रखते थे वहाँ के लोग, तब हमें आर्कियोलॉजिस्ट को वो भी मिले। चौनाहादारो, क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए चौनाहादारू जाना जाता था। अब सॉरी यार मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, सॉरी। नागेश्वर, शेल मेकिंग, नागेश्वर में शेल मेकिंग के लिए जाना जाता था। बालाकोट भी शेल मेकिंग के लिए जाना जाता था। लोथल को डॉकयार्ड पोर्ट सिटी के लिए जाना जाता था। हड़प्पा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। हड़प्पा के लिए कहा जाता है कि हड़प्पा को ब्रिक रॉबर्स ने डिस्ट्रॉय किया था, या
एलेक्जेंडर क्यूनिंगम, जो कि एक हमारे फेमस आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था, एलेक्जेंडर क्यूनिंगम नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट वाज इनफ टू ले ब्रिक्स फॉर अबाउट 100 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। यानी कि उन्होंने कहा था कि जितनी ब्रिक्स हड़प्पा से चोरी हुई थी, अगर उनका एस्टिमेटेड अप्रॉक्स लगाया जाए तो वो इतना है कि वो 100 माइल्स का, यानी कि वो एक रेलवे लाइन बिछा देगा फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। अब लाहौर टू मुल्तान का अगर डिस्टेंस देखना तो आप जाके गूगल पे देख लीजिए, नहीं तो मैंने यहाँ तो बता ही रखा 100 माइल्स। 100 माइल्स कम नहीं होता यार। अब मोहनजोदारो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदारो मीन्स यानी कि माउंट ऑफ डेड, यानी कि एक डेड का पहाड़, जो कि काफ़ी डार्क टाइप मीनिंग हो गया, लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ ऑफ हड़प्पन पीपल। अब ऐसी क्या सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ क्या थी हड़प्पन पीपल की, हड़प्पा में रहने वाले लोगों के, आई मीन। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सिसा में मिलेट्स, सिसा में मिलेट जो कि गुजरात में पाए जाते थे, राइस यानी कि लोथल और रंगपुर में पाए जाते थे। एग्रीकल्चर में वो लोग क्या क्या उगाते थे, वो उगाते थे वीट उगाते थे, बार्ली उगाते थे, लेंटिल उगाते थे, चिकपी यानी चने भी उगाते थे, सिसा में मिलेट्स, ये सारी चीज़ें वो उगाते थे। और ये सारी चीज़ों के एविडेंसेस हमें गुजरात में मिलते हैं। और राइस कहाँ में मिलते हैं, राइस की खेती के एविडेंसेस हमें मिलते हैं लोथल, रंगपुर में। ओके। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, यानी कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इन 4 जानवरों को भी पालते थे। हंटिंग और स्केवेंजिंग यानी और हंटिंग दोनों करते थे। बोर, डियर, घड़ियाल, फिशिंग और फाउल दोनों करते थे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज। सो लेट्स गेट ऑन द सेकेंड पॉइंट, फूड हैबिट्स ऑफ हड़प्पन पीपल। अब ऐसी क्या फूड हैबिट्स क्या थी हड़प्पन पीपल की। एट प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। वो लोग एनिमल प्रोडक्ट, वो लोग प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट खाते थे, फिश भी खाते थे। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंसेस फ्रॉम चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिलते हैं चार्ड ग्रेन्स के और सीड्स के। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ फाउंड, यानी कि हमें बोन्स, वाइल्ड स्पीशीज़ की बोन्स मिलती हैं। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। सो आई होप इतनी इंग्लिश सबको आती है यार, लेकिन मैं तब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड, यानी कि हम मछलियों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और काफ़ी जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट को प्राप्त हुई हैं, हमें नहीं, आर्कोलॉजिस्ट को। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ऑफ हड़प्पा। एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो। फर्स्ट, ऑक्सन वर यूज फॉर प्लॉइंग, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर। ऑक्सन वर यूज फॉर प्लॉइंग, ये ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे। ऑक्सन एक बुल टाइप होता है, उसका इस्तेमाल करते थे ये प्लॉइंग के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स, ठीक है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉ हैव बीन फाउंड एट साइट विच इन चौलिस्तान पाकिस्तान एंड बनावली। टेराकोटा मॉडल्स में ऑफ प्लॉ मिले हैं कहाँ पर, हमें चौलिस्तान पाकिस्तान में एंड बनावली हरियाणा में। थर्ड पॉइंट, एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड एट कालीबंगन। हमें कुछ प्लॉड फील्ड भी मिलती हैं कहाँ पर, कालीबंगन राजस्थान में। प्लॉड फील्ड एट कालीबंगन हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। अब जो हमें क्या कहते हैं, कालीबंगन में जो प्लॉट फील्ड मिलती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारी प्लॉट फील्ड है, इसके अंदर हमें 2 तरीके की क्रॉप्स ग्रो होने के एविडेंस मिल रहे हैं। यानी कि जो ये दिखाता था कि उस टाइम में लोग इतने एडवांस थे कि वो एक ही फील्ड पे 2 क्रॉप्स उगा लेते थे, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है, याद रख लेना, लोकेशन बहुत ज़रूरी, कालीबंगन। ओके। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट शोर्टोगाई इन अफगानिस्तान। कैनल्स के ट्रेसेस मिलते हैं कहाँ पर, शोर्टोगाई इन अफगानिस्तान में। वाटर रिवर्स कहाँ मिलते हैं, धोलावीरा गुजरात में। ये सारी चीज़ें, जितनी भी ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने ऊपर एक टेबल प्रोवाइड करा हुआ है PDF में ही, वो जाके ज़रूर पढ़ लेना। उस टेबल के अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, यानी कि वो फूड को किस तरीके प्रोसेस करते थे, क्या करते थे, उसकी क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। तो जो प्रोसेस होता था फूड ग्राइंडिंग का, वो क्या क्या करते थे, वेसल्स ऑफ मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग, यानी कि वो करते थे, वो अपने वेसल्स के अंदर मिक्सिंग करते थे, ब्लेंडिंग करते थे, कुकिंग करते थे। ये उनका फूड प्रोसेस था, जो कि आज भी हमारे घर में मम्मियाँ करती हैं या हम भी करते हैं, अगर हम आप में से कोई लोग खाना बनाता है, क्योंकि मैं तो बहुत बनाता हूँ, ठीक है। तो दीज वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल्स एंड टेराकोटा। ये जो इनके बर्तन होते थे, किससे बनाए जाते थे, ये स्टोन से बनते थे, मेटल से बनते थे और टेराकोटा से बनते थे। सैडल कॉर्न यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल। सैडल कॉर्न का मतलब आपको पता है, सिलबट्टा। आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा किचन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपने
अपनी मम्मी से पूछेंगे आपको ज़रूर पता चल जाएगा व्हाट इज़ सैडल कॉर्न। सैडल कॉर्न यानी उनसे सैडल कॉर्न तो मत बोलना, उनसे सिलबट्टा ज़रूर बोलना। सिलबट्टा यानी कि एक बड़ा सा एक पत्थर होता है, काफ़ी भारी होता है वो, उसके ऊपर एक ज़्यादा छोटा नहीं होता लेकिन पाम साइज़ एक पत्थर और होता है जो कि हमारे मसाले पीसने में काम आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अपनी मम्मी से जाके पूछना या फिर आप सैडल कॉर्न एक बार गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। मोहनजोदारो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो एक प्लैन्ड अर्बन सेंटर था। डिवीजन ऑफ सिटीज़ कैसे हुई थी? सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सिटाडेल, द लोअर टाउन। तो मोहनजोदारो को एक प्लैन्ड अर्बन सेंटर माना जाता है। डिवीजन ऑफ सिटीज़ किस तरीके थी? सिटीज़ जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। तो सिटाडेल वाला पार्ट हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए और मेरे साथ रहिए, क्योंकि इस चैप्टर के मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। सो बी रेडी गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।